हेलो फ्रेंड्स, जेन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसको हम फोकस कर रहे हैं प्रीलिम्स 2024 को लेकर, जिसमें आपको मल्टीपल सब्जेक्ट से डील किया गया है। आज जो हम नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक की स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पीटी और मेंस दोनों एग्जाम में। तो पीटी 2024 के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और जिस टॉपिक का चयन हमने किया है वो टॉपिक हमारा नैनो टेक्नोलॉजी है। इससे आए वर्ष कई बार नैनो टेक्नोलॉजी से आपको क्वेश्चंस दिखे हैं और आने की आशंका भी है। तो हम आज नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी डील करेंगे और एक अच्छा व्यू मैं आपको देना चाहूँगा जो आपको 2024 प्रीलिम्स में मदद करेगा। तो बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या होती है नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज नैनो एंड अदर इज टेक्नोलॉजी। तो नैनो क्या होता है? जब हम स्टूडेंट से डील करते हैं तो हम देखते हैं नैनो सुनते ही स्टूडेंट के जहन में आता है दैट 10⁻⁹ मीटर। बट यू आर करेक्ट, लेकिन 10⁻⁹ मीटर बोलने से हम नैनो टेक्नोलॉजी को एक पर्टिकुलर यूनिट में कन्फाइन कर लेते हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी उस पर्टिकुलर 10⁻⁹ के लिए कन्फाइन नहीं है। हम यहाँ पे डील करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में। स्मॉल पार्टिकल्स का मतलब सिर्फ नैनोमीटर नहीं होता है, इसमें हम 1 to 100 नैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली स्मॉल पार्टिकल्स में जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस, उसकी रिलायबिलिटी और उसकी एक्यूरेसी को हम बढ़ाते हैं। जैसा कि ह्यूमन काइंड के बारे में आप जानते ही हैं दैट वी आर टेंड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो हमें जानवर से इंसान बनाता है और हम एक यूनिक आइडेंटिटी अपनी शो कर पाते हैं। साइंस एंड टेक को हम बखूबी इस्तेमाल करते हैं। वी आर द ओनली स्पीसीज यूटिलाइजेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जिस चीज़ पे भी हम स्टडी कर रहे हैं उसका हमारे ह्यूमन काइंड को कुछ बेनिफिट पहुंचे। तो नैनो टेक्नोलॉजी का भी हमारे आज मॉडर्न टाइम में बहुत सारे यूसेज हैं जिसको आज हम पूरे लेक्चर में डील करने जा रहे हैं। तो स्मॉल पार्टिकल्स जब अपनी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी को शो करता है किसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से, उसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं यहाँ पे 10⁻⁹ की बात मैंने की। मैंने ये भी बात की कि इसकी यूसेज के बारे में मैंने बात की, टूल्स के बारे में बात की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जिस पे हमें फोकस करना है, जो हमारी परफॉर्मेंस, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है, वो है हमारा रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस। ये तीन चीज़ों पे हमें काम करना होता है। अब हम चलते हैं आपको लेके कि कहाँ से आया नैनो टेक्नोलॉजी। ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत पुराना टर्म है, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न एरा, न्यू डेवलपमेंट, न्यू इन्वेंशंस, तो ये चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। बात है 1959 की। हमारे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट गुजरे जिनका नाम था रिचर्ड पी फेनमैन। इन्होंने ही क्वाइन किया नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड को। और 1959 से जब बात आगे बढ़ती है तो 1981 में कुछ इन्वेंशंस होते हैं, जैसा कि नैनो टेक्नोलॉजी है ये। तो नैनो टेक्नोलॉजी के लिए नाम से ही पता चल रहा है कि हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। जो हम रिसर्च करेंगे उसमें हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, तो फॉर द विजिबिलिटी एंड फॉर द लैब पर्पसेस। तो उस वक्त एक इन्वेंशन होती है जो हमारी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन करते हैं हम। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी होती है जो हमारे फुलरेन के नाम से फेमस है। क्या होता है फुलरेन, क्या इसके यूजेस है, क्या स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ है, जिसने आज नैनो टेक्नोलॉजी को इस लेवल तक पहुंचा दिया कि जो दुनिया का बिब्लक कार्ट और हॉर्स कार्ट में चलती थी, आज वो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम तेजस और बुलेट ट्रेन्स का सफ़र तय कर रहे हैं। हर जगह हमारे नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। अब देखते हैं हम लोग कि क्या होता है फ्लोरेन। व्हाट इज फ्लोरेन? तो बेसिकली फ्लोरेन क्या है? फ्लोरेन इज अ चेन ऑफ कार्बन। फ्लोरेन इज अ चेन ऑफ कार्बन। आपको मैं बताऊं कि जब हम चेन्स बनाते हैं, कार्बन के चेन्स बनाते हैं, हम ऐसे चेन्स बनते हैं हमारे। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट जिसके टेट्रावेलेंसी की वजह से यहाँ पे बहुत सारे कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है और इसमें चेन्स बनते हैं, जो सबसे बड़ा यूज है कार्बन का। कार्बन के बारे में यू ऑल आर अवेयर, बहुत सारी बातें कार्बन से रिलेटेड हमें अभी करनी भी है। आप कार्बन के बारे में ग्रेफाइट और डायमंड आपने पढ़ा होगा अपने स्टडीज में, लेकिन आज हम थोड़ी अपर स्टडीज करेंगे और फुलरेन के बारे में पढ़ेंगे। तो फुलरेन जो है हमारा, फुलरेन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ 60 कार्बन्स। ओके, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हैं कि हमारे 3 साइंटिस्ट, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जो नोबेल प्राइज से भी सम्मानित हुए, दे 3 साइंटिस्ट, क्रोटो, स्माली एंड कर्ल। ये 3 लोगों ने 1996 में एक इन्वेंशन की जिसे हम फ्लोरेन कहते हैं। फ्लोरेन के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया।
और केमिस्ट्री का इन्हें नोबेल प्राइज मिला। अब फुलरेन आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मली जो भी इन्वेंशंस होती है, मैडम क्यूरी अगर कोई इन्वेंशन करती है तो उसको अपने नाम पे रख देती है, कोई भी इन्वेंशन होती है तो वो साइंटिस्ट के नाम पे होता है। बोर का आपने डिस्कवरी पढ़ी तो उसमें नील बोर साहब का नाम रहता है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड का नाम रहता है। लेकिन सर यहाँ पे फुलरेन क्यों है? यहाँ पे ना तो क्रोटो का नाम है, ना तो स्माली का नाम है, ना तो कर्ल का नाम है। ये फुलरेन हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आर्किटेक्ट थे, सॉरी, ये हमारे बहुत फेमस आर्किटेक्ट थे जिन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, जो स्ट्रक्चर हमारे इस फुलरेन के स्ट्रक्चर से मैच करता था। तो उनको ट्रिब्यूट करते हुए इन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम, कार्बन के इस आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर का नाम इन्होंने फुलरेन रखा। साइंटिस्ट हमारे थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलरेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको देखा जा सकता है कि ये हमारे कार्बन के चेन्स बने हुए हैं। पेंटागन और हेक्सागन के स्ट्रक्चर्स में ये हमारे चेन बने हुए हैं। इन्हीं चेन्स को हम फुलरेन के नाम से जानते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे बकमिंस्टर फुलरेन साहब ने दिया था, बकमिंस्टर फुलरेन साहब ने दिया था, इसलिए उनके नाम से ये फुलरेन आया है। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। आपके सामने ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं फुलरेन की बात हम कर रहे हैं। ये हमारा फुलरेन है जिसमें पेंटागन और हेक्सागन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, और इस फुलरेन को हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, दिस इज अ 0D, जिसे हम 0 डायमेंशन कहते हैं। कोई डायमेंशन नहीं, 360 डिग्री में हम काम करते हैं इसमें। इसी को जब हम एक्सटेंड कर देते हैं, 1D में एक्सटेंड कर देते हैं जब हम इसको, तो हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम CNT कहते हैं, जिसे हम कार्बन नैनो ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसी चीज को जब हम आगे लेके चलते हैं 2 डायमेंशन में, जब हम 2 डायमेंशन में इसी फुलरेन को एक्सटेंड कर देते हैं, चेन टू चेन कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा एक स्ट्रक्चर बन के आता है जिसे हम 2D ग्रेफीन के नाम से जानते हैं। और इसी ग्रेफीन की मजे की बात यह है कि ये तीनों चीजें हमारे लैब में प्रिपेयर होती हैं। ये कोई भी नेचुरली नहीं फाउंड किया जाता है, ये हमारे लैब में प्रिपेयर होता है। आप बहुत ही अवेयर होंगे इन 2 नामों से, आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे डायमंड के नाम से और ग्रेफाइट के नाम से। बच्चा जब अपने लिखने की शुरुआत करता है तो पेंसिल से करता है, वो पेंसिल ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। और बड़ी बड़ी बातें जब की जाती हैं तो डायमंड की बात होती है। तो ये डायमंड और ये हमारा ग्रेफाइट, ये कार्बन का ही स्ट्रक्चर है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। बेसिकली देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। ओके, तो जब हम इस ग्रेफीन के लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स में जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बन के आता है वो ग्रेफाइट होता है। और एक और स्ट्रक्चर जो बन के आता है वो हमारा डायमंड होता है। ये दोनों चीजें नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ये नेचुरली हमें मिलती हैं। बट जब हम बात करते हैं अपने इन तीनों फुलरेन और ग्रेफीन एंड CNT के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारे लैब में इनको प्रोड्यूस किया जाता है, इनको लैब में बनाया जाता है। अब जब डायमंड और ग्रेफाइट की बात आई है, तो डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में देयर आर सम डिफरेंसेस। दे बोथ आर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। आप देख सकते हैं डायमंड कितनी चमकदार चीज, इट इज यूज्ड लाइक इन ऑर्नामेंट्स एंड पेंसिल, नो डाउट पेंसिल इज आल्सो अ वेरी पावरफुल थिंग, लेकिन इसको इस्तेमाल हम बहुत ही नॉर्मली करते हैं। तो क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या बनाता है इन दोनों को अलग अलग? तो आप देख सकते हैं डायमंड हमारा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ये हमारा आर्टिफिशियली बनते हैं, बट आर्टिफिशियल डायमंड इज ऑफ नो वैल्यू। मेनली द वैल्यू ऑफ डायमंड इज ऑफ दैट डायमंड जो हमारा नेचुरल डायमंड होता है, ठीक है। और बहुत ही हाई प्रेशर, बहुत हाई टेम्परेचर में जब कार्बन प्रेस होता है, तब जाके हमारे माइंस से डायमंड निकल के आता है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत प्रेशर और बहुत स्ट्रगल आपको एक डायमंड की तरह बनाती है। दूसरी चीज हमारी ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट भी हमारा नेचुरली अकरिंग भी है और इसको हम आर्टिफिशियली लैब में भी बना सकते हैं। मजे की बात यह है कि डायमंड हमारा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरली अकरिंग सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा डायमंड आ जाता है। ग्रेफाइट हमारा बहुत ही सॉफ्ट होता है। दोनों चीजें कार्बन की ही बनी हुई है, लेकिन डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड हमारा ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्टेस्ट हो जाता है। हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो डायमंड की डेंसिटी 3.5 है, और वही बात जब हम करते हैं ग्रेफाइट की डेंसिटी के बारे में, तो रिलेटिवली वो लो है और वो 2.3 के आसपास पाई जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं हम, डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो बहुत ही हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.45। और वहीं पे हमारे ग्रेफाइट की बात अगर हम करें तो ग्रेफाइट के कलर की बात हम करें तो ये ओपेक होता है, इस ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। डायमंड में हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी टेक प्लेस किया जाता है। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डायमंड, जहां पे हमारा TIR प्लेस होता है।
तो ये डायमंड हमारा बहुत लस्ट्रस, बहुत चमकदार और बहुत ऑर्नामेंटल चीज है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में ग्रेफाइट इज नॉट दैट मच ऑफ लस्ट्रस वैल्यू। दूसरी चीज, हम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो डायमंड से हमारी हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उस लेवल पे। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा पेंसिल से लिख रहा है और वो सॉकेट में जाकर उसको लगाता है तो ही कैन गेट अ शॉक, और आपको भी बच के रहना है कि पेंसिल से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो ये हमारे ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही अमेजिंग बात है कि डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर, इवन डायमंड इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे और हम डिफरेंसेस देखते हैं तो ये कंडक्टर की बात हमने कर ली। और टेम्परेचर, डायमंड चूंकि बहुत हाई डेंसिटी होती है इसकी, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट, इसका टेम्परेचर होता है जिसमें ये मेल्ट करेगी, वो 900 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत हाई है। कंपैरेटिवली हमारा ग्रेफाइट लो होता है, सॉफ्ट होता है। और हमारे ग्रेफाइट जो है ये इनसॉल्युबल होते हैं, डायमंड इज नॉट सॉल्युबल। देयर आर सम मेजर डिफरेंसेस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये हमारा डायमंड और ये ग्रेफाइट, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस, दोनों के अपने अपने यूजेस। बात को आगे ले चलते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्लोरीन। जब हमने फ्लोरीन की बात की, हमने सीएनटी की बात की, हमने ग्रेफीन की बात की, तो बार बार मैं रिपीट करता हूं, फिर से मैं कहूंगा, ह्यूमन काइंड इज डूइंग एवरीथिंग फॉर हिज ओन पर्पस, फॉर हिज ओन वर्क। तो फ्लोरीन जब हमने आर्टिफिशियली बनाया तो उसके हम यूसेज देखेंगे, क्या क्या यूसेज हमारे हो सकते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पे की गई है, ये आई वेयर की बात की गई है। जब हम फ्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, चूंकि अभी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ओजोन डिप्लेशन की बात होती है, ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, तो अल्ट्रावायलेट रेज की भी बात होती है। तो ये हमारे फ्लोरीन के बने हुए आई वेयर जो होते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूजफुल जो यूज है हमारे फ्लोरीन का, वो है हार्डनिंग एजेंट। ये एज ए हार्डनिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो सॉफ्ट सब्सटेंसेज हैं, जिसको कि हमें लाइट वेट में, अगर किसी चीज को आप जानते हैं कोई चीज हार्ड होती है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इज नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन हम फ्लोरीन के इस्तेमाल से एक हार्ड सब्सटेंस भी बना सकते हैं और ये हमारा लाइट वेट भी हो जाएगा। और हमारे मेडिकल एप्लीकेशन में भी बहुत ज्यादा यूज होता है फ्लोरीन। हम डीएनए और जीन टेक्नोलॉजी में भी फ्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करता है। आप फ्लोरीन के जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं, जो हमारे पैकेजेस होते हैं, हम फ्लोरीन को पैकेजेस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज की पैकेजिंग, किसी फूड आइटम की पैकेजिंग को हम उसमें डाल सकते हैं, जिससे हमारे ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जो है साइटोप्रोटेक्टर अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट। हमारे जो हमारे स्किन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स बनती है, उसमें अगर हम फ्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो बिना हमारे स्किन को हार्म किए हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। हमारी सनस्क्रीन एंड कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वहां पे भी फ्लोरीन के बहुत सारे प्रोबेबल यूजेस देखे जाने की आशंका है आने वाले वक्त में, और अभी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं ये सेल साइटोटॉक्सिटी से बचाता है हमें। जो हमारे सेल में कभी इश्यूज आ जाते हैं, सेल बर्न, इंटरनल सेल में ब्लीडिंग या इंटरनल डैमेज ऑफ सेल, उससे ये बचाता है, हमारी टॉक्सिसिटी से बचाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जिसको मैं कंसिडर करूंगा, ये हमारी ड्रग डिलीवरी और जीन डिलीवरी में भी काम करता है। आपको पता है कि आज के दौर में कैंसर इज अ वेरी वेरी क्रॉनिक डिजीज दैट इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द ग्लोब। तो इसके लिए जब हम जीन थेरेपी करवाते हैं, जब हमारी कैंसर की थेरेपी होती है, जिसे हम कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं, तो आप जानते हैं उसमें जब हम कैंसर के सेल्स को मारने के लिए हम उसमें मेडिकेशन करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे अदर सेल्स भी हिट होते हैं और वो हमें बहुत ही बैडली इंपैक्ट करता है। आपने देखा होगा पेशेंट्स के बाल उड़ जाते हैं और उनके नेल्स पे असर पड़ता है। तो इन सब चीज को रोकने के लिए व्हाट इज द इंपैक्ट व्हेन वी आर यूजिंग दैट कीमोथेरेपी इज बर्निंग ऑल द सेल्स, दैट इज नॉट बेसिकली किलिंग दैट पर्टिकुलर सेल। जो हमारे कैंसर सेल है उसको नहीं मार के वो सारे सेल्स को बर्न करता है। लेकिन हाँ, अगर हम फ्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ड्रग डिलीवरी का काम होता है। ड्रग डिलीवरी क्या होती है? वो पर्टिकुलरली जाके उसी स्पॉट को हिट करेगा जहाँ पे हमारा कैंसर सेल है, और उस कैंसर सेल को वो डिलीट करेगा, उसको मारेगा और हमें कैंसर से बचाएगा। उसके बाद हम देखते हैं फोटो सेंसिटाइजर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और एंटीवायरल एजेंट की तरह। तो हमने बताया आपको कि एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट की तरह हम फ्लोरीन। अब बात आती है हमारी कार्बन नैनो ट्यूब की। हमने बात की फ्लोरीन की, बात की फ्लोरीन को जब हमने ट्यूब के स्ट्रक्चर में बनाया, क्योंकि बेसिक पार्ट जो है वो हमारा फ्लोरीन ही है, कार्बन 60 ही है,
फिर से आप डायग्राम देखिए, ये कार्बन के चेन्स बनेंगे कैटिनेशन प्रॉपर्टी के थ्रू। ये 60 जब बनता है तो एक फुटबॉल की शेप में ये आ जाता है, जस्ट लाइक द शेप ऑफ अ फुटबॉल, इट सीम्स लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ फुटबॉल। तो इसी स्ट्रक्चर को जब हम ट्यूब लाइक, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूब लाइक जब हमने इसको कर दिया तो ये हमारा कार्बन नैनो ट्यूब बन जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि हमने कार्बन के नैनो ट्यूब्स बनाए हैं, जो नैनो की बात हमने शुरुआत में ही की थी। तो क्या होता है कार्बन नैनो ट्यूब? ये भी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है विद सिलिंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चर। ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है सिलिंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चर के थ्रू। इसकी इन्वेंशन जो की थी हमारे जीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जीन एंड नोवास्लोव। जीन एंड नोवास्लोव ने इसका इन्वेंशन किया था कार्बन नैनो ट्यूब का। इसकी प्रॉपर्टीज की हम कुछ बात करते हैं, क्यों हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फुलरेन इज द बेसिक स्ट्रक्चर, उसी को जब एक्सटेंड कर दिया, हमने शेप चेंज कर दिया तो हमारा कार्बन नैनो ट्यूब बन के आ गया। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? ये हाईएस्ट स्ट्रेंथ शो करता है और इसका वेट रेशियो, मतलब क्या है हाईएस्ट स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। आपने देखा होगा जिस चीज की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वो चीज बड़ी होती है। हमारा एक माइंडसेट है कि अगर हमने कोई चीज बनानी है जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो हमें उसके रेशियो मतलब उसके डायमेंशन पे भी काम करना होगा, हमें उसको बड़ा बनाना होगा। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी को हम पीछे छोड़ते हुए आज हम नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से चीज़ों को छोटा बना के ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। यही कार्बन नैनो ट्यूब हमारे उस चीज़ में मदद करेगा। इसका आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत हाई होता है, मतलब इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा इसके एक छोटे से रेशियो। हेल्प्स इन क्रिएटिंग लाइट वेट स्पेस क्राफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि हम स्पेस क्राफ्ट बनाने में, हमारे बड़े बड़े एरोप्लेन्स बन रहे हैं, आप देखते हैं कि उसको हम लाइट बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम आयरन का एरोप्लेन बना के नहीं उड़ा सकते, लकड़ी का एरोप्लेन हम उड़ा के नहीं बना सकते, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हम एल्युमिनियम को लेके चल रहे हैं बहुत जमाने से, लेकिन अब हम उस चीज को, आपको पता है एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है हमारे एयरक्राफ्ट्स को बनाने में, हम उसको और लाइट बनाना चाहते हैं और इफिशियंट बनाना चाहते हैं, तो हमारे कार्बन नैनो ट्यूब्स की मदद से हम उसको स्पेस क्राफ्ट को हम और लाइट और स्ट्रेंथ वाला बना सकते हैं। अब आप देखिए इसको डेवलपिंग सेंसर्स बनाने में भी हम इसकी मदद ले रहे हैं, और हमारे कार्बन नैनो ट्यूब की मदद से हम, चूंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसको हम मल्टीपल पर्पस से यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो ये CNT ज़ाइवेक्स नाम की एक कंपनी है जो लाइट वेट बोट बना रही है। ठीक है, अभी हमने लाइट वेट स्पेस क्राफ्ट की बात की, हम लाइट वेट बोट भी बना रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज है जिसको हम ट्रांजिस्टर में यूज कर सकते हैं। हमारे लैपटॉप्स, हमारे मोबाइल, हमारे चिप्स, हर जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता है, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है, जहां पे हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके इस्तेमाल से होता क्या है, क्यों हम रिप्लेस करें, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्लेसिंग इट फ्रॉम फुलरेन और कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब की वजह से हम स्मॉल स्पेस में ज्यादा इफिशियंसी कर सकते हैं। सिलिकॉन का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो इसकी वजह से बहुत हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमें लैपटॉप में फैंस लगाने की जरूरत होती है, हमें मोबाइल्स में बहुत ज्यादा हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो हीटिंग इश्यूज आते हैं। तो उस हीटिंग इश्यूज को सॉल्व कर सकता है ये हमारा कार्बन नैनो ट्यूब। और ट्रांजिस्टर में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आपने सुना होगा कि जब हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसमें हीट लॉस बहुत ज्यादा होता है, और आंकड़े ये बताते हैं कि 20% का हीट लॉस होता है। आप एक हाई टेंशन वायर से दूसरे हाई टेंशन वायर से होते हुए जब लाइट आपके घर तक पहुंचती है, तो आपके 100 किलोवाट में से 80 किलोवाट ही आपके घर तक पहुंच रहा है, वो 20% उसका रिडक्शन हो जाता है, वो लॉस हो जाता है, जो कि आज इस ड्यूरेशन में, जिस दौर से, जिस एरा से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लॉस इज वेरी बिग लॉस। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी वन नेशन वन ग्रिड की भी बात करी, वन अर्थ वन नेशन वन ग्रिड की बात की, सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हर चीज में, हर टेक्नोलॉजी अब इलेक्ट्रिकली बेस्ड होने जा रही है। तो यहाँ पे हम हीट लॉस को बचा सकते हैं कार्बन नैनो ट्यूब की मदद से। और क्या यूजेस है इसके? तो इसके एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हमें इसके चिप्स का इस्तेमाल करना है, इसके इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करना है, और हमारे इस एडवांसमेंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा यूज है इसका सोलर सेल। आज सोलर की ही बात हो रही है हर जगह, तो सोलर पैनल बनाने में हम कार्बन नैनो ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत मजे की बात बताऊं, जो आखिरी यूज इसका यहाँ पे मेंशन है, वो हम इसको फैब्रिक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम कपड़े लेते हैं, कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े में रिंकल्स आ जाते हैं, लेकिन अगर आप कार्बन नैनो ट्यूब के बने हुए, फुलरेन के बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें कोई भी रिंकल्स नहीं आएगा। रिंकल्स फ्री क्लोथ्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात आती है हमारी ग्रेफीन,
तीन चीजों के बारे में हमने पढ़ा था, हमने फुलरीन के बारे में बताया, हमने सीएनटी के बारे में बताया। नाउ द थर्ड वन इज ग्रेफीन। कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। जैसा कि आपने देखा, डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में चेंज होने से उनमें उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाती है। तो हम स्ट्रक्चर को चेंज कर करके मल्टीपल डायरेक्शन में, मल्टीपल शेप में, मल्टीपल साइज में हम देखते हैं कि हमारा क्या यूज हो सकता है। तो बात अब ग्रेफीन की करेंगे हम। ग्रेफीन क्या है? Graphene can be defined as a one atom thick layer of graphite. Graphite is the strongest thinnest material. अब देखिए, ग्रेफीन हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट थिनेस्ट मटेरियल है। अभी मैंने आपको बताया था कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट वी नो टिल डेट। अभी मैं अपनी बात को ही गलत करते हुए आपको मैं बताना चाहूंगा कि डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और डायमंड से भी ज्यादा हार्डेस्ट चीज जो है वो हमारी ग्रेफीन है। ये डायमंड से भी ज्यादा हार्डेस्ट है। जो हमने पढ़ा आज तक कि डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है, उस बात को ग्रेफीन ने गलत ठहराया, लेकिन वहां पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि डायमंड इज द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो सबसे हार्ड है, लेकिन हम ग्रेफीन को चूंकि लैब में बनाते हैं, ये आर्टिफिशियली मेड होता है, तो ये आर्टिफिशियली मेड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और अपनी हार्डेस्ट की वजह से और अपने थिनेस्ट मटेरियल की वजह से इसके बहुत सारे यूजेस हो जाते हैं, इसको हम बहुत यूज करते हैं। ये हमारा 2D नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम से बनता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये चेन स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि हम कार्बन के चेन्स के द्वारा बना के इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और क्या एप्लीकेशन है हमारे? हम एप्लीकेशन की बात करते हुए आ रहे हैं, तो हमारे ग्रेफीन के क्या एप्लीकेशन है? ग्रेफीन का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कि ये डीएनए एनालाइजर की तरह इस्तेमाल करता है। हमने कहा कि हम ड्रग डिलीवरी का काम कर रहे हैं, हम जीन का काम कर रहे हैं, तो उसी फुलरिन का यूज ये है, तो हम इसको सबसे बेसिकली किस चीज में इस्तेमाल करेंगे? हम डीएनए एनालाइजर। हमें डीएनए के बारे में पता चलना होता है। डीएनए एनालाइजर का मतलब ये है कि हमारे कोविड-19 अभी गया, उसमें हमने वैक्सीन बनाई, तो उन सब चीज के इस्तेमाल में हम इस ग्रेफीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके प्रॉपर्टीज, इसके स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ और इसके जो हमारा थिनेस्ट मटेरियल होने की वजह से इसका इस्तेमाल हमारे मल्टीपल पर्पस यूज में हो रहा है। दूसरी चीज किस चीज में हम इस्तेमाल करेंगे? हमने पहले भी बात की, इंटीग्रेटेड सर्किट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोसेसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक जो हमारे प्रोसेसर्स 3 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है, अगर हम ग्रेफीन का इस्तेमाल करते हैं, चूंकि बहुत छोटे छोटे ये पार्टिकल्स होते हैं, तो बहुत कम स्पेस में, एक मोबाइल के स्पेस में हम मल्टीपल प्रोसेसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी स्पीड को हम 100 गीगाहर्ट्ज तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, हमारे ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या? ये बोर्ड जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो पहले एलईडी होता था, फिर चीज़ों से बढ़ता गया, आपने सीएनटी सुना, अब ग्रेफीन की बात हम करते हैं। ग्रेफीन इतना थिन होता है, इतना फ्लेक्सिबल और इतना स्ट्रांग होता है कि अगर हम ग्रेफीन से रिलेटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो ये हमारा बोर्ड और भी बेहतर वर्क कर सकता है, इतना इफिशियंट हो सकता है कि हम इसको टिल्ट भी कर सकते हैं, इसकी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। आगे बात करते हैं हम इसकी ट्रांसपेरेंसी पे। इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए भी ये हमारा यूज होता है। और एक मेजर यूज है जो ग्रेफीन का यूज मैं आपको बताना चाहूँ, जो आपके एग्जाम में प्रोबेबली ये चीजें आ सकती हैं, कि इसको हम एज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी स्टोरेज इज वेरी नेसेसरी नाउअडेज, कि हम कैसे एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो हमारी फ्यूल के फॉर्म में एनर्जी हो, चाहे हाइड्रोजन के फॉर्म में एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, सभी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं हम अब, चूंकि हमारा मेन मकसद ये है, ये हमारा प्रीलिम्स का सीरीज चल रहा है, आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बायोमेडिकल यूज होते हैं, एंटी फंगल, एंटी वायरल यूजेस होते हैं इसके, तो हम देखते हैं। और मैं आपको बताऊं, डिसैलिनेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये फिल्ट्रेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, बहुत ही मल्टीपर्पस यूज है ये। और जो जितनी ज्यादा इफिशिएंट चीज होती है, हम यूपीएससी की निगाहें उसी टॉपिक पे होती है। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2015 में। इसमें पूछा गया है कि इन हेल्थ सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर। पहला ऑप्शन है हमारा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। आप इस कीवर्ड को आप देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी। दूसरी बात यहां पे की जा रही है, नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी। आप देखें, बिल्कुल सिंपल टॉपिक, आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो चुका है अब ये टॉपिक। आप देखोगे कि ड्रग डिलीवरी की बात हमने की, हमने जीन थेरेपी की बात की हमने, तो यहां पे हमारा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता है और आप सीधा सीधा सी ऑप्शन को टिक कर सकते हो और मार्क्स गेन कर सकते हो। दूसरा एक और सवाल हमने लिया है, यह सवाल है कि हमारे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस, नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमंस के अलावा कोई से भी नैनो पार्टिकल्स हमारे
एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमने जब डायमंड का जिक्र किया, हमने जब ग्रेफाइट का जिक्र किया, तो हमने आपको ये बताया कि जो हमारा फ्लोरीन है, जिसकी वजह से नैनो पार्टिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन हुई, ये हमारे नेचुरली अकरिंग नहीं होता है। टिल डेट हमें नहीं पता है नैनो पार्टिकल्स के बारे में जो कि नेचुरली अकरिंग होता है, तो ये ह्यूमन मेड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। अभी मैंने बात की कॉस्मेटिक्स की बात की मैंने, कि आप कॉस्मेटिक्स में सनस्क्रीन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से आपको ये बचाता है। तो आपका ये स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सेम कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। अब देखिए, टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ ना कुछ कैटास्ट्रॉफ भी लेके आती है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे नैनो पार्टिकल्स नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, कॉस्मेटिक्स वर्ड देखते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी और आप इसको सही टिक करके आगे बढ़ोगे। तीसरा जो हमारा कंसर्न है, ये बहुत एनवायरनमेंट वर्ड, वेरी फेवरेट ऑफ यूपीएससी, ये एनवायरनमेंट को हर जगह डालने की कोशिश करते हैं। तो नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। हमें पता है कि हमारे नैनो पार्टिकल्स और कई सारे, आपने आर्सेनियम के बारे में पढ़ा होगा, आपने एबोनाइट के बारे में पढ़ा होगा, ये सब भी हमारे पार्टिकल्स आके कैंसर सेल्स जनरेट करते हैं। वैसे तो अभी कोई डिस्कवरीज नहीं आई, बट दे आर अ बिट अनसेफ फॉर ह्यूमन बीइंग्स। सो फाइनली जब हमने एलिमिनेट कर दिया, हमने एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है, तो हम फाइनल आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दिस स्टेटमेंट करेक्ट। इसको हम एलिमिनेट करके यहां से आप देख सकते हैं कि 1 की पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है, ये दोनों ऑप्शन हमारे खत्म हो जाते हैं। बचती है हमारी ये दोनों बातें। आपने देख लिया कॉस्मेटिक्स, तो आपको एक ही ऑप्शन में कॉस्मेटिक्स दिख रहा है, आप डायरेक्टली आंसर को फाइंड आउट कर सकते थे। जो मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया उससे आपके बड़ी आसानी से ये हमारे ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं। 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और जो हमारे एग्जाम से ओरिएंटेड हो, जिसमें आप स्कोर कर सकें, ऐसे ही टॉपिक्स मैं लाता रहूँगा। आपसे उम्मीद है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बूस्ट करें। थैंक यू।